डियर स्टूडेंट, आज फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड प्रिसीजन फार्मिंग सब्जेक्ट में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी कि संरक्षित कृषि। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जोर हम जो है बायोडाइवर्सिटी पे देते हैं, बायोलॉजिकल फिनोमेना में देते हैं। तो देखते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या है आज। तो अकॉर्डिंग टू FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अनुसार जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का जो है उसको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ए फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट्स मेंटेनेंस ऑफ ए परमानेंट सॉइल कवर, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। यानी कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है वो फार्मिंग सिस्टम का, यानी कि फार्मिंग सिस्टम का ऐसा जो है प्रैक्टिस है जो प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? प्रमोट यानी कि आगे बढ़ाना या वृद्धि करना। तो किसको आगे बढ़ा रहा है? मेंटेनेंस ऑफ ए परमानेंट सॉइल कवर, परमानेंट सॉइल कवर को मेंटेन करना है, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस हो, और साथ ही साथ जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। जो भी हम प्लांट जो है कल्टीवेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, यानी कि विविधता होना चाहिए। क्योंकि अगर प्लांट के स्पीसीज में डाइवर्सिटी रहेगी तो क्या होगा कि डिजीज अटैक कम होगा, सॉइल फर्टिलिटी हमारी जो है मेंटेन रहती है। इसलिए प्लांट स्पीसीज में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि एक ही ग्रुप का नहीं होना चाहिए प्लांट, अलग अलग बिहेवियर का प्लांट होना चाहिए, चाहे वो सीरियल हो, पल्सेस हो, ऑलसीड हो, फॉरेज क्रॉप्स हो। इसके अलावा जो है अलग अलग रूटिंग डेप्थ की, अलग अलग प्लांट हाइट की, अलग अलग लीफ ओरिएंटेशन की जो है प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए। तो इसलिए जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो ये डेफिनेशन। अब इसमें तो प्रमोट करना है, इसको प्रमोट करना है और इसका मेंटेनेंस करना है, ठीक है। और यही प्रिंसिपल भी इसका है, मेन इसका प्रिंसिपल भी यही है। आगे देखते हैं। इट इनहांस बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस अबव एंड बिलो द ग्राउंड सरफेस। यह क्या करता है? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में अगर ये तीनों चीजों को मेंटेन करते हैं तो क्या होगा कि इनहांस बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता जिसको कहते हैं, उसमें वृद्धि होगी। एंड नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, चाहे वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर की बात हो, या ग्राउंड सरफेस के नीचे की बात हो, दोनों जगह की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको यह जो है बढ़ाता है। और जो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको भी यह जो है इनहेंस करता है। तो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि नेचुरली सॉइल का या एनवायरनमेंट का एक हैबिट होती है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो अपने आप फिर जो है रिकवर हो जाती है। एग्जाम्पल में जैसे सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो पहले के ज़माने में लोग परती रखते थे। तो परती इसलिए रखते थे ताकि जो वहाँ की फर्टिलिटी जो है, जब हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो फर्टिलिटी उसका जो है कम हो जाता है। उसके बाद जब कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं खाली खेत को, तो क्या होता है, फर्टिलिटी फिर अपने आप आ जाती है। तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है रोल होता है, इसलिए फर्टिलिटी रीजनरेट हो जाती है, रीस्टोर हो जाती है। तो इसी तरह नेचर में यह जो है एक तरह से एक क्वालिटी होता है कि वह जो है अपने आप को फिर से जो है उसी अनुरूप बना लेती है। उसमें अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है तो तब हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसलिए नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी जो हमें इनहेंस करना है, चाहे वो ग्राउंड सरफेस के नीचे हो या ऊपर हो। इसके अलावा विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी एंड टू इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा कहाँ पे? वाटर इंक्रीज होगा, यानी कि रेनफॉल वाटर जो है सॉइल में स्टोर होगा। इसके अलावा न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी बनी रहेगी।
साथ ही साथ क्या होगा, इम्प्रूव्ड क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारा इम्प्रूव्ड होगा, एंड सस्टेन्ड, सस्टेन्ड का मतलब ये होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन निरंतर जो है वृद्धि के रूप में रहेगा, निरंतर जो है बढ़ते रूप में रहेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड स्टेट की है ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को तो हमने समझ लिया कि इसमें क्या होता है। अब जो है इसमें देखिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कहाँ जोर दिया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे और नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस पे। और इसके थ्रू क्या हो रहा है कि वाटर और न्यूट्रन यूज एफिशिएंसी बढ़ रही है, इससे जो है क्रॉप प्रोडक्शन के जो है सस्टेन हो रहा है और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यही है। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल की बात करें तो दे 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो इसके जो है 3 जो है प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। पहला है मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, यानी कि सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब करना। दूसरा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि बहुत सारी किस्म के क्रॉप को वहाँ पे ग्रो करना है, क्रॉप में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। नंबर 3 है परमानेंट सॉइल कवर। परमानेंट सॉइल कवर यानी कि जो सॉइल सरफेस है वहाँ पे हमेशा जो है क्रॉप के रेजिडू होना चाहिए, फसल के अवशेष से वो पूरी तरह कवर होना चाहिए, या फिर चाहे वो डेड हो प्लांट या फिर जो है लिविंग में हो। ठीक ना, तो एक तरह से चाहे इसको जो आप ग्रीन, अब जैसे अगर मान लीजिए कि आप क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं तब भी तो कवर हो रहा है। इसके अलावा जब क्रॉप कल्टीवेशन आपने कर लिया, इसके बाद प्लांट रेजिडू वहां पे छोड़ दे रहे हैं, तब भी सॉइल कवर हो रही है। तो दोनों तरीके से परमानेंट सॉइल कवर होना चाहिए। ये 3 प्रिंसिपल है, तभी जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सक्सेसफुल हो सकता है। तो मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस में देखते हैं क्या होता है। मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड टिलेज प्रैक्टिसेस। देखिए मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस करना है, यानी हम डिस्टर्ब क्यों करते हैं सॉइल को, ताकि हम जो वहाँ पे एक आइडियल कंडीशन ला सकें सीड को वहाँ पे सोइंग करने के लिए, सीड का प्रॉपर जर्मिनेशन हो सके और जो भी प्लांट वहाँ पे उगे वो अच्छी तरह जो वहाँ पे सॉइल के साथ पकड़ के रहे, ताकि वो जो है उसका फॉल आउट ना हो सके, या फिर जिसको लॉजिंग बोलते हैं फसल का गिरना, वो चीज़ ना हो सके। तो इसके लिए हमें जो है प्लोइंग करना होता है, हैरोइंग करना होता है। तो यहाँ पे बात आई है रिड्यूस टिलेज प्रैक्टिसेस की। तो रिड्यूस टिलेज प्रैक्टिसेस में यानी कि कम से कम हमें टिलेज ऑपरेशन करना है। तो इसके लिए हम एक टर्म देते हैं, एक टर्म कहा जाता है कि नो टिलेज या मिनिमम टिलेज। तो वो चीज़ हमें करनी होती है। तो रिड्यूस टिलेज ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज प्लोइंग, हैरोइंग एंड ऑल द टिलेज ऑपरेशंस अप्लाइड टू प्रिपेयर द सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, किसके लिए, फॉर सीड प्लेसमेंट एंड सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। तो हमें जो है सॉइल को प्रिपेयर करना होता है सीड के जर्मिनेशन के लिए, और जो भी पौधे होते हैं, सीडलिंग्स होती हैं, उसको अच्छी तरह वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, और क्रॉप के ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ प्रोडक्शन के लिए। इसके लिए हमें जो है प्लोइंग करना होता है, हैरोइंग करना होता है। तो एक तरह से इसको हमें कम से कम रखना है, ठीक है, ताकि जो है मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस हो। इसके अलावा क्या है, अब इसको करना है तो इसको एक टर्म दिया जाता है कि डायरेक्ट सीडिंग। डायरेक्ट सीडिंग का मतलब ये होता है कि हमें जो है न प्राइमरी टिलेज करना है, न डीप टिलेज करना है, न कई बार जो हमें वहाँ पे कल्टीवेटर चलाना है। हमें सीधे जो है डायरेक्ट सीडिंग करना है, यानी कि एक बार हमें टिलिंग करना है और उसके बाद तुरंत जो उसको सोइंग वहीं पे सोइंग भी हमें करना है, फर्टिलाइजर भी अप्लाई उसी के साथ करना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट सीडिंग बोलते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट फर्टिलाइजर प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो है एक साथ हमें करना है। इसका अच्छा एग्जांपल है जैसे फर्टिकम सीड ड्रिल जो होता है, उससे हम जो है आसानी से एक ही बार में हम क्या करते हैं कि सीड का सोइंग भी कर लेते हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। तो इससे जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो जाता है। तो इसलिए मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस करना है। इसके आगे देखिए, इट हेल्प्स, अगर हम जो है मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा।
इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल प्रॉपर्टीज जो है इम्प्रूव होगा। इसके अलावा प्रिजर्व एंड इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है वो भी संरक्षित होगा और साथ ही साथ जो है उसमें वृद्धि भी होगी। इसके अलावा एंड हेंस रिड्यूस सॉइल इरोजन, अगर आप जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन भी कम होता है, रिड्यूस सॉइल इरोजन। मोर ओवर यानी इसके अलावा नो टिलेज और मिनिमम टिलेज रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन बाय एग्रीकल्चरल मशीनरी। तो अगर हम नो टिलेज कर रहे हैं या मिनिमम टिलेज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो एनर्जी कंजप्शन है, ठीक है, एनर्जी कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा। जैसे अगर हमें एग्रीकल्चरल मशीनरी से हम ट्रैक्टर से मान लीजिए कि हमें कल्टीवेटर पहले यूज करना है या डीप फ्लोइंग हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में जो खर्च होता है अतिरिक्त वो उसमें कमी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इनहेंस सॉइल ड्रेनेज, सॉइल ड्रेनेज को बढ़ाता है। सॉइल ड्रेनेज यानी कि जैसे रेनफॉल हो रहा है तो क्या होता है कि जब सॉइल में जो है सॉइल कवर है अच्छी तरह जो प्लांट रेजिड्यू से, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम मिल जाता है किसके लिए, वाटर को स्टेबल रहने के लिए। तो जितना ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेगा उतना ही अच्छे से वो जो है सॉइल रिचार्ज हो जाएगा, सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन होगा और इस वजह से जो है उसका एक तरह से ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है। और यानी कि रन ऑफ नहीं होगा, रन ऑफ कम से कम होगा। तो रन ऑफ कम से कम होगा तो ड्रेनेज होगा, या ये कह सकते हैं कि सॉइल इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। इनहेंस वाटर इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज्ड सॉइल फर्टिलिटी थ्रू इनहेंस नाइट्रोजन स्टॉक्स। देखिए नाइट्रोजन स्टॉक्स ये जो चीज़ है ये लंबे समय के बाद बनती है। जैसे मान लीजिए कि जब सॉइल कवर हमारा रहेगा तो उस समय क्या होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेगा तो एक तरह से नाइट्रोजन के स्टॉक वहाँ पे रहेगा, जिससे क्या होगा कि सॉइल फर्टिलिटी जो है बनी रहेगी, ठीक ना, इसमें बढ़ोतरी होगी। इसके बाद इम्प्रूव्ड फूड सप्लाईज फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड स्मॉल मैमल्स ड्यू टू हायर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज एंड वीड सीड्स। तो क्रॉप रेजिड्यू बहुत ज़्यादा रहेगा, वीड के सीड बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पे बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए और स्तनधारी जो जीव होते हैं उन सभी में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसमें जो है बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना होता है। तो बायोडायवर्सिटी में सभी चीज़ें आती हैं, बर्ड्स हो गई, इसके बाद इंसेक्ट हो गया, मैमल्स हो गए, सभी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सबके बारे में इसलिए सोचा जाता है कि किसी को भी हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। इसके बाद all these elements are the highest importance to maintain agricultural system। तो इन सभी पहलुओं पे अगर हम जो है जोर देते हैं, इन सभी को हम एडॉप्ट करते हैं तो क्या होगा कि हमारी एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है वो मेंटेन होगी, ठीक ना। उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन करने की क्षमता अच्छी होगी। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जो है पहला पॉइंट हो गया मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो सेकेंड प्रिंसिपल है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन is the practice of cultivating more than one species in a given agricultural area in the form of crop rotation or crop association। तो देखिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है यह कल्टीवेटिंग या कल्टीवेशन का ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हम एक से अधिक जो है हम क्रॉप की स्पीसीज को लेते हैं एक खास एरिया में, एक किसी खास एग्रीकल्चर एरिया में जहाँ पर हमें कल्टीवेशन करना है, वहाँ पर हम एक से अधिक जो है क्रॉप को लेते हैं। और किस फॉर्म में लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, क्रॉप रोटेशन के रूप में, फसल चक्र के रूप में लेते हैं, या क्रॉप एसोसिएशन यानी कि एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप, तीसरी क्रॉप, इस तरह किसी एक खास जो है एग्रीकल्चर एरिया में लेते हैं। इसके बाद द डाइवर्सिफिकेशन इन कल्टिवेटेड स्पीसीज increases the adaptation capacity
of agricultural systems to climate change by improving soil fertility and structure, soil water holding capacity, and water and nutrient distribution through the soil profile, helping to prevent pest and disease and increasing yield stability। तो देखिए क्या है, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो क्या करता है कि कल्टीवेटेड स्पीसीज, जो स्पीसीज होती हैं वो इंक्रीज करती हैं, करती हैं उस कैपेसिटी को। मान लीजिए कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आ गया, ठीक है, तो उसमें अगर हम कल्टीवेटेड बहुत सारी स्पीसीज को ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हम उस क्लाइमेट चेंज को के अनुरूप हम जो है परिस्थिति को जो है अपने अनुरूप जो है बदल सकते हैं, अपने अनुरूप जो है कर सकते हैं, ठीक ना। अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूल, ठीक ना। अनुकूल एक कैपेसिटी हम बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं उस एग्रीकल्चर सिस्टम में जहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। कि कैसे हम कर सकते हैं, बाय इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करके, उसका स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा के, सॉइल के जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा के, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर और न्यूट्रिएंट के डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम जो सुधार सकते हैं सॉइल प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए। इसके अलावा जो है हेल्पिंग टू प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज। जब भी डाइवर्सिटी होती है क्रॉप में तो क्या होता है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है इंसेक्ट और पेस्ट के लिए, क्योंकि एक खास प्लांट पे एक खास डिजीज लगता है, एक खास प्लांट पे एक खास इंसेक्ट लगते हैं, कीट लगते हैं। तो इसलिए जब डाइवर्सिटी रहती है तो वहाँ पे इनको अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता इंसेक्ट और पेस्ट को, डिजीज को। इसलिए इसका जो है इससे बचाव हो जाता है, क्रॉप जो है इससे बच जाती है, यानी कि इसमें कमी हो जाती है इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक में। एंड इंक्रीजिंग यील्ड स्टेबिलिटी, और ओवरऑल जो क्या हो जाता है, जो यील्ड में स्टेबिलिटी आती है, यील्ड जो है एक तरह से अस्थायी रहता है, उसमें गिरावट नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद इसके इंडीड द डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम्स आर मोर स्टेबल एंड रेजिलियंट दैन मोनोकल्चर सिस्टम्स। और यही वजह है कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है डाइवर्सिफाइड जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो जो है मोर स्टेबल, वो ज़्यादा जो है स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, साथ ही साथ लचीला भी होता है। रेजिलियंट यानी कि लचीला भी होता है, किसके कंपैरिजन में, मोनोकल्चर सिस्टम में, ठीक है। यानी कि अगर हम मोनोकल्चर सिस्टम में क्या होता है, हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं, अब एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चांस है कि क्लाइमेट चेंज अगर होगा, चाहे वहाँ पे फ्लड आए या फिर बहुत ज़्यादा विंड वेलोसिटी हो जाए या ड्राउट आ जाए, तो वो जो है आसानी से जो है वो डैमेज हो सकती है। लेकिन जब हम क्रॉपिंग सिस्टम ले रहे हैं, क्रॉप रोटेशन ले रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग क्रॉप्स की स्पीसीज को ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर एक सर्वाइव नहीं कर सकती तो दूसरी सर्वाइव कर सकती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मोर स्टेबल होता है और रेजिलियंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन डिलीवर्स ए रेंज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, contributes to improve crop productivity and resilience of farming systems, and reduces greenhouse gas emissions from agricultural activity। तो अगर हम जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हम जो है अलग अलग क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ऐसी होती है कि क्या होता है कि जो भी उस फार्मिंग सिस्टम में हम जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव होती है, इसके अलावा रेजिलियंट यानी कि एक तरह से लचीलापन रहता है उसमें, और साथ ही साथ क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसका एमिशन, उसका उत्सर्जन भी कम होता है। क्योंकि अगर देखिए जब ग्रीन हाउस गैस एमिशन कब होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि राइस में जो है, राइस की कल्टीवेशन में मीथेन जो है निकलता है। मीथेन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो उसमें जो है क्योंकि वो फ्लड कंडीशन होता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, सभी हम एडवर्स कंडीशन को हम टैकल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को भी कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सारी एक्टिविटीज जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से
संभव होता है। और यही वजह है कि जो हमारा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है एक तरह से सक्सेसफुल होता है। इसीलिए जो है क्रॉप डाइवर्सिटी या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही जो है इसीलिए ये एक तरह से प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया गया है। नंबर 3 देखिए, परमानेंट सॉइल ऑर्गेनिक कवर। तो परमानेंट सॉइल कवर या परमानेंट सॉइल ऑर्गेनिक कवर, ऑर्गेनिक कवर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हमें जो है प्लास्टिक से कवर नहीं करना है, किसी आर्टिफिशियल चीज़ों से कवर नहीं करना हमें सॉइल को, हमें जो है ऑर्गेनिक रिसोर्स से कवर करना है, चाहे वो लिविंग मटेरियल हो प्लांट का या फिर डेड मटेरियल हो प्लांट का, ठीक है ना। इसमें देखिए विथ क्रॉप रेजिड्यूज और कवर क्रॉप्स। क्रॉप रेजिड्यूज यानी कि फसल के अवशेष जो हार्वेस्टिंग के बाद बचता है, कवर क्रॉप्स यानी कि एक तरह से लिविंग मटेरियल प्लांट का। तो कवर क्रॉप्स दैट इज जैसे लेग्यूम्स, सीरियल्स और अदर क्रॉप्स प्लांटेड बिटवीन द मेन क्रॉप्स। तो मेन क्रॉप के बीच में जो है हम जो है लेग्यूम्स को या सीरियल्स को या कोई भी क्रॉप्स को हम जो है क्या करते हैं, उसको हम लगाते हैं, ठीक ना, कवर क्रॉप्स के रूप में, प्राइमरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सॉयल रेदर देन द क्रॉप यील्ड। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है क्रॉप यील्ड से ज़्यादा जो हमें सॉयल को कवर करना है, इस पे हमें जो ज़्यादा जोर देना पड़ता है। इनेबल्स क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन बाय रिड्यूसिंग सॉयल इरोजन एंड डिग्रेडेशन which can be exacerbated by the impact of extreme weather events, that is जैसे extreme precipitation, droughts and period of soil saturation, extreme heat, strong wind events। तो जितने भी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा जो है सूखा पड़ गया या फिर जो है एक खास टाइम के लिए बहुत ज़्यादा सॉइल जो फिल्ड हो गई, सॉइल सेचुरेशन हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है या विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एग्जासर्बेटेड यानी कि एक तरह से वहाँ पे जो है लचीलापन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है या मतलब तेजी से अगर जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सभी वेदर कंडीशन का, इन वेदर इवेंट्स का, तो वहाँ पे क्या होता है कि यह एडेप्ट कर लेती है। जो क्रॉप होती है, जो सॉइल कवर होती है, वो जो है एक तरह से बचाती है सॉइल को, ताकि जो सॉइल इरोजन ना हो सके, रन ऑफ ना हो सके और कृत्रिम रूप से जो है ड्रेनेज का काम कर सके। इसलिए जो है ऐसे सिचुएशन में ये एडेप्ट कर लेती है, अपने क्लाइमेट चेंज के अनुकूल जो बना लेती है, ठीक है। तो इसलिए जो परमानेंट सॉइल कवर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है कि इम्प्रूविंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिस्टम। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिस्टम में इन सभी एडवर्स कंडीशन जो आती है उससे क्या होती है, उसमें जो इम्प्रूव करता है, एक तरह से स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। वो यानी कि इजीली जो हार्मफुल या इजीली जो है वो डिग्रेड नहीं हो सकती, वो जो है लंबे समय तक टिकाऊ रहती है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कवर क्रॉप्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। जो कवर क्रॉप्स होती है वो क्या करती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। कैसे, क्योंकि वो जो है कवर क्रॉप्स क्या करेंगी कि मान लीजिए लेग्यूम्स कर रहे हैं, लेग्यूम्स अगर कवर क्रॉप के रूप में ले रहे हैं तो उसके जो रूट नोडल्स होते हैं रूट में, वो जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। साथ ही साथ वो जब डिकम्पोज होंगे तो उससे भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा सॉइल में, जिससे सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, ठीक। इसके बाद हेल्प टू मैनेज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी उससे नहीं होगा, क्योंकि सॉइल जब कवर रहेगी तो जब रेनफॉल होगा तो उसके ड्रॉपलेट्स जो है सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग नहीं करेंगे, और जब अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो रन ऑफ के वाटर के साथ जो है मूव नहीं, बह के कहीं और चला नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टॉप सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी उसमें होती है, इसलिए सॉइल इरोजन नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रिजर्व सॉइल मॉइस्चर। तो अगर सॉइल कवर है हमारा कवर क्रॉप से या क्रॉप रेजिड्यू से, तो सॉइल मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है, लंबे समय तक जो है सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है। साथ ही साथ अवॉइड सॉइल कंपैक्शन। देखिए जब ऑर्गेनिक मैटर
नहीं होता है सॉइल में तो क्या होता है, सॉइल एकदम हार्ड हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर हम जो है बार बार जो है टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं तो उससे भी जो है सॉइल कम्पैक्ट हो जाती है ये रूटिंग जोन में, जिससे क्या होता है कंपैक्शन हो जाएगा तो रूट का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा, वाटर रिचार्ज नहीं कर पाएगा सॉइल अच्छे से। इसलिए जो है जब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेगा, सॉइल कवर रहेगा, तो उससे क्या होगा कि सॉइल कंपैक्शन भी कम हो जाता है। ये सब ओवरऑल ये सभी क्या करती हैं, एंड इंक्रीज बायोडायवर्सिटी। ओवरऑल ये सभी जो बायोडायवर्सिटी को इंक्रीज करती हैं इन द एग्रो इकोसिस्टम। एग्रो इकोसिस्टम में जो है बायोडायवर्सिटी जो है इंक्रीज होती है। तो ओवरऑल जो है ये 3 प्रिंसिपल हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। ठीक है, बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।